हेलो दोस्तों, आर वाई स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर 1 भारतीय संविधान की विकास यात्रा होगा। प्रमुख टॉपिक: संविधान क्या है, संविधान का महत्व, संवैधानिक विकास के चरण, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर्स अधिनियम 1813, चार्टर्स अधिनियम 1833, चार्टर्स अधिनियम 1853, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919, भारतीय शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947, बाल्कन प्लान, डिकी बर्ड प्लान, इस्मा प्लान, अभ्यास प्रश्न इत्यादि टॉपिक होगा। संविधान क्या है? संविधान क्या है? संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना, उनकी शक्तियों तथा दायित्वों का सीमांकन एवं जनता तथा राज्य के मध्य संबंधों का विनियमन करता है। प्रत्येक संविधान उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों और मूल्यों का दर्पण होता है। संवैधानिक विधि देश के सर्वोच्च विधि होती है तथा सभी अन्य विधियां इसी पर आधारित होती है। संविधान का एक जड़ दस्तावेज नहीं होता, बल्कि यह निरंतर पनपता रहता है। वर्षों से चली आ रही परंपराएं भी देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। संविधान का महत्व: संविधान एक सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा, समाज में शक्ति की मूल वितरण को स्पष्ट करता है, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगा तथा सरकार का निर्माण कैसे होगा निर्धारण करती है। यह समाज की आकांक्षाओं एवं लक्ष्यों को अभिव्यक्त करता है एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियों के निर्माण को सुनिश्चित करता है। न्यूनतम समन्वय व आपसी विश्वास हेतु यह समाज के बुनियादी पहचान प्रदान करता है। संविधान राज्य व्यवस्था के 3 प्रमुख अंगों कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका की स्थापना करता है तथा उनकी शक्तियों एवं अधिकारों को परिभाषित करता है। यह राज्य के अंगों के अधिकार को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकता है। संविधान एक आईना है जिसमें उस देश के भूत, वर्तमान और भविष्य की झलक मिलती है। संविधान और राज्य व्यवस्था के अनेक उपादान ब्रिटिश शासन से ग्रहण किए गए हैं। ब्रिटिशों द्वारा समय समय पर लाए गए अधिनियमों ने भारतीय सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा ढांचे को तैयार किया है। संवैधानिक विकास के चरण: रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान इतिहास में इसका विशेष महत्व यह है कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। इस अभियान के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है: बम्बई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व 4 सदस्यों वाला परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी को की गई, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। सर एलिजा इम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। भारत के सचिव की
पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद 4 सदस्य को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। अब बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हेस्टिंग थे। इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया। कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी का नियंत्रण बढ़ गया और अब भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से यह एक्ट लाया गया था। इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच के संबंधों का सीमांकन करता था। इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता है जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से की है। अर्थात कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किए गए अपने कार्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र से बाहर हो गए। न्यायालय की अपनी आज्ञाएं तथा आदेश लागू करने के समय सरकार के कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय भारत के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्देश दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह थी कि निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीन की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। यह अधिनियम 2 प्रमुख कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधित कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 और से घटकर 3 कर दी गई। साथ ही मद्रास तथा बम्बई की सरकारों को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। चार्टर्स अधिनियम 1833 इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। वह कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय और के व्यापार पर एक अधिकार बरकरार रखा। कुछ सीमाओं के तहत भारत के साथ व्यापार करने हेतु सभी ब्रिटिश वासियों के लिए मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। भारत में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान भी किया गया। इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। चार्टर्स अधिनियम 1833 इस अधिनियम के निर्माण का प्रमुख ध्येय ब्रिटिश सरकार द्वारा 1833 में सरकार के विधि निर्माण को तथा विधि निर्माण संबंधित कार्यों को स्पष्ट करता था। इसके तहत प्रमुख परिवर्तन किए गए जो निम्नलिखित है। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा गवर्नर जनरल को सभी नागरिक तथा सैन्य शक्ति प्रदान की गई। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। मद्रास और बम्बई के गवर्नर को विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण का एक अधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया।
अभी तक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 3 सदस्य होते थे, किंतु विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया व इस कार्य के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा स्पष्ट किया गया कि कंपनी के प्रदेश में रहने वाले किसी भी भारतीय को केवल धर्म, जाति, वंश, रंग या जन्म स्थान के आधार पर कंपनी के दिए गए कंपनी के किसी पद से जिसके लिए वह योग्य हो वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यह प्रावधान लागू नहीं हो सका। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत इस एक्ट में मिलते हैं। चार्टर्स अधिनियम 1853 इसका निर्माण तत्कालीन विधायिका को सशक्त बनाने के लिए तथा उसके विस्तार में सहयोग देने के लिए किया गया था। इसके प्रमुख लक्षण थे, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद 6 सदस्यीय के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में जब वह विधायिका के रूप में कार्यरत हो 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई, जिससे विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या बढ़कर 12 हो गई। 6 सदस्यों में बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश और बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा प्रांत के एक प्रतिनिधि शामिल थे। कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्य को परिषद के पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। संपूर्ण भारत के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई और इसी परिषद ने आगे चलकर लघु संसद का रूप ग्रहण किया। इसने निर्देशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी। इसके द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रमुख सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई और पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 की क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया। इस अधिनियम के तहत भारत की संवैधानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए जो निम्नलिखित हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंपे गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के उस सदस्य को भारत राज्य सचिव का पद प्रदान किया गया। भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया, जिसके सदस्य भारत सचिव को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाता था। इस अधिनियम के तहत यह भी व्यवस्था की गई थी कि इन सदस्यों में से कम आधे ऐसे सदस्य हों जो भारत में 10 वर्ष तक सेवा दे चुके हों और नियुक्ति के समय उन्हें भारत से आए अधिक से अधिक 10 वर्ष हुए हों। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश शासन का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। भारत का राज्य सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई तथा वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधित्व बन गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। गवर्नर जनरल को द वायसराय ऑफ इंडिया का पदनाम भी दिया गया। वह प्रति वर्ष भारत के नैतिक एवं आर्थिक प्रगति की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करता था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थे। इस अधिनियम द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़कर 5 कर दी गई। इसमें 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा के होते थे, जिनको भारत में रहने का 10 वर्ष का अनुभव होना
आवश्यक था। शेष 2 सदस्यों में एक को 5 वर्ष विधि संबंधित अनुभव प्राप्त होना आवश्यक था। वायसराय की विधि परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया था। उनमें कम से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था, किंतु इनकी शक्तियां विधि निर्माण तक ही सीमित होती थी। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। वायसराय को विधानसभा में भारतीयों का नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की। यह राज्य सचिव के नियंत्रण तथा निरीक्षण कार्य करती थी। वायसराय को विशेषाधिकार व आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। वायसराय को आवश्यक नियम एवं आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार संविभागीय प्रणाली की शुरुआत की। इस अधिनियम ने बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम का उद्देश्य विधान परिषद का विस्तार करना व अधिक शक्तिशाली बनाना था। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया तथा नए सदस्यों भी शामिल किए गए, जिनमें 40% गैर सरकारी सदस्य होते थे। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के अप्रत्यक्ष एवं सीमित चुनाव प्रावधान किए गए। हालांकि 1892 के अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। वायसराय को सब परिषद विधान परिषदों में वित्तीय विषयों की विवेचना, राजस्व, व्यय एवं बजट करने, प्रश्न पूछने, बहस करने का अधिकार दिया गया, परंतु ऐसे विषयों पर नियम बनाने पर सब परिषद राज सचिव की सहमति अनिवार्य थी। नोट: भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 से 1891 तक के अधिवेशनों में स्वीकार किए गए प्रस्तावों से प्रभावित होकर पारित किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम मार्ले मिंटो सुधा 1909। इस अधिनियम द्वारा परिषदों व उनके कार्यक्षेत्रों का अधिकार विस्तार किया गया और उन्हें प्रातिनिधिक एवं प्रभावी बनाने के लिए उपाय किए गए। इस अधिनियम के प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी गई, तो प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था थी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। विधि सदस्य: विधान परिषद के सदस्यों को बजट अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया। सदस्यों को सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों की विशेष विवेचना करने, प्रस्ताव पारित करने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके तहत जाति, वर्ग, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, जिसमें प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। नोट: लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय तथा जॉन मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919, इससे मार्ले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव व चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। प्रमुख प्रावधान: केंद्र में दिशात्मक विधायिका की स्थापना की गई, प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था तथा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में बांटा गया: हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषय: इसमें शिक्षा, पुस्तकालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण आदि शामिल थे। इन विषयों का संचालन गवर्नर तथा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से होता था। आरक्षित विषय: रक्षा, विदेश मामले, वित्त, भूमि, कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, गैस, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह एवं सार्वजनिक सेवाएं आदि। आरक्षित विषयों का संचालन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से
किया जाता था। विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई। निर्वाचन, मनोनीत सरकारी और मनोनीत गैर सरकारी। निर्वाचित सदस्यों की संख्या लगभग 71%, मनोनीत सरकारी सदस्यों की संख्या लगभग 18% तथा मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 11% रखी गई थी। सीमित मताधिकार तथा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। इसके तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। निर्वाचन क्षेत्रों को 2 भागों में विभाजित किया गया, समान तथा विशिष्ट। समान वर्ग में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, आंग्ल भारतीय, सिख आदि, जबकि विशिष्ट वर्ग में भूस्वामियों, विश्वविद्यालयों, व्यापार मंडलों आदि का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का भी गठन किया, जिसे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। केंद्रीय विधानमंडल को केंद्रीय सूची में उल्लेखित विषयों के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त था, परंतु अंतिम निर्णय का अधिकार गवर्नर जनरल को प्राप्त था। प्रांतीय विधानमंडल को प्रांतीय विषयों के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त था, परंतु ये अधिकार गवर्नर के अधिकारों के कारण अत्यधिक सीमित थे। नोट: इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनेल कर्टिस माने जाते हैं। यह अधिनियम भारतीयों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में असफल रहा। यह वास्तव में भारत के आर्थिक शोषण करने और उसे लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया था। साइमन आयोग: सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय आयोग का गठन 1919 के एक्ट के सुधारों की समीक्षा के लिए किया गया था। इस आयोग में सभी सदस्यों के अंग्रेज होने के कारण भारतीयों द्वारा विरोध किया गया। इसी संदर्भ में साइमन गो बैक का नारा प्रचलित है। 1927 में गठित 1930 में रिपोर्ट सौंपी। अन्य स्रोतों में यह भी देखने को मिलती है कि सुधार की लगातार मांग और असहयोग आंदोलन से उत्पन्न स्थिति के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा 1928 में एक कानूनी आयोग, साइमन आयोग नियुक्त किया गया, जिसने 1930 में अपना रिपोर्ट सौंपी। भारत शासन अधिनियम 1935। 1930-32 में लंदन में हुए 3 गोलमेज सम्मेलनों में संवैधानिक सुधारों से संबंधित स्तुतियों के फलस्वरूप इस अधिनियम का निर्माण किया गया। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। संघ की 2 इकाइयां थीं, ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देशी रियासतें। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना अर्थात केंद्र तथा राज्य इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। संघ सूची, प्रांत सूची तथा समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय, प्रांत सूची में 54 विषय तथा समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किए गए तथा अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित थी। संघीय सूची में विदेशी कार्य, मुद्रा, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। प्रांतीय सूची में पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। समवर्ती सूची में दंड, विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद आदि सम्मिलित हैं। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया एवं विवादों के निपटारे के लिए संघीय न्यायालय अंतिम न्यायालय नहीं था। अंतिम अपीलीय न्यायालय प्रीवी काउंसिल था। वर्तमान म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में 2 सदनों की व्यवस्था की गई। 6 प्रांत असम, बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास एवं संयुक्त प्रांत। इसके अंतर्गत मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की। मताधिकार का विस्तार हुआ। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार प्राप्त था। इसने न केवल फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की।
कैबिनेट मिशन 1946। भारत की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इस मिशन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। मिशन की मुख्य बातें निम्नलिखित थी। ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाए। देश रक्षा और संचार विभाग संघ के अधीन होने और संघ को इनके लिए धन एकत्र करने का अधिकार होगा। संघ की अपनी कार्यपालिका और विधायिका होगी, जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कुछ प्रांत मिलकर अपने अलग अलग समूह बना सकते हैं तथा प्रांतीय कार्यपालिका और विधायिका के अतिरिक्त अपनी सामूहिक कार्यपालिका और विधायिका का निर्माण कर सकते हैं। भारत पर ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता को समाप्त कर दिया जाएगा। भारतीय रियासतों को यह छूट होगी कि वे संघ में सम्मिलित हो या स्वतंत्र रहे। एक अंतरिम सरकार की तत्काल स्थापना की जाएगी, जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्वाचन शीघ्र होना चाहिए। प्रारंभ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार किया, किंतु बाद में मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया और पाकिस्तान के निर्माण के लिए 16 अगस्त 1946 से प्रत्यक्ष कार्रवाई आरंभ कर दी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस अधिनियम द्वारा माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप दिया गया। इसके अंतर्गत की गई प्रमुख बातें निम्नलिखित थी। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत पर एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उनके सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल होगा, जिनकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। भारत सचिव का पद समाप्त करके उसके स्थान पर राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति की जाएगी। देशी रियासतों पर ब्रिटिश की संप्रभुता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। बाल्कन प्लान, डिक्की बर्ड प्लान, इस्मा प्लान 1947। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिक्की बर्ड प्लान तैयार किया। यह योजना जनरल सर हेस्टिंग्स, इस्मा, सर जॉन एबल एवं लॉर्ड माउंटबेटन की एक समिति द्वारा तैयार की गई थी। यह योजना दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सम्मुख हेस्टिंग्स इस्मा द्वारा प्रस्तुत की गई, इसलिए इसे इस्मा योजना भी कहा जाता है। इस योजना में यह प्रावधान था कि सत्ता का हस्तांतरण पृथक पृथक प्रांतों को किया जाए। या सत्ता हस्तांतरण से पहले यदि परिसंघ का गठन हो जाए तो उसके साथ ही इसमें यह प्रावधान भी था कि बंगाल एवं पंजाब को यह विकल्प दिया जाए कि वे अपने बंटवारे के लिए जनमत संग्रह का सहारा ले सकते हैं। इस प्रकार देशी रियासतों के साथ विभिन्न समूहों को यह छूट होगी कि वे भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं या पाकिस्तान में, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। इस योजना का विवरण माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा था, जिसे उन्होंने तुरंत अस्वीकार कर दिया और बताया कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी और संघर्ष एवं हिंसा को भड़काएगी। अतः इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। स्वतंत्र पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 सदस्य, संबंधित विभाग, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण, सरदार वल्लभ देव सिंह रक्षा, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम श्रम, C.H. भाभा कारखान एवं ऊर्जा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, अशफाक अली रेलवे एवं परिवहन, C. राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला, I. चुंदरीगर वाणिज्यक, लियाकत अली खां वित्त, अब्दुल रब निस्तार डाक एवं वायु, गजाफर अली खान स्वास्थ्य, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू परिषद के
उपाध्यक्ष। स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिमंडल 1947। सदस्य संबंधित विभाग जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक शोध, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह, सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शिक्षा डॉक्टर जॉन मथाई, रेलवे एवं परिवहन आर.के. शनिमुखम शेट्टी, वित्त जगजीवन राम, श्रम सरदार बलदेव सिंह, रक्षा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, विधि राजकुमारी अमृत कौर, स्वास्थ्य C.H. भाभा, वाणिज्यक रफ़ी अहमद किदवई, संचार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति B.N. गाडगिल, कार्य खनन एवं ऊर्जा। अन्य तथ्य रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल अथवा निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत में संघीय शासन प्रणाली आरंभ की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श के पश्चात 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। 1927 की साइमन कमीशन की रिपोर्ट और 1928 के नेहरू समिति की रिपोर्ट ने भारत शासन अधिनियम 1935 की पृष्ठभूमि तैयार की थी। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति हुई और समस्त शक्तियां 2 नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल C. राजगोपालाचारी ने 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950